बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि संभड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद 1956 वोट्स के साथ आगे हैं, जबकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात 733 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर बराजमान है। नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद 1223 की बढ़तरी से पहले नंबर पर मौजूद हैं। संभड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन का मामला है। 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं और इन नताइज के मुताबिक नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद 1956 वोट्स लेकर आगे हैं, जबकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात 733 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर बराजमान है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। उमर फारूक ने हमें ज्वाइन किया है सियालकोट से। उमर, आगाह कीजिएगा इन नताइज से मुतालिक। जी बिल्कुल, इस हलका में जो है टोटल 185 पोलिंग स्टेशन थे, जिनके 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है दुनिया न्यूज़ को मासूल हो चुके हैं। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हिना अरशद वराइच हैं 1956 वोटों के साथ वो पहले नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार फाखिर निशात गुम्मन है 733 नंबरों के वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। 1223 वोटों की बढ़तरी के साथ हिना अरशद वराइच अभी तक जो हमें अतलात और जो फार्म वसूल हुए हैं उसके साथ वो आगे जा रही हैं। इस हलका में मैंने आपको पहले भी बताया है 185 पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से 5 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है। आपको बताता चलूँ कि आज सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और शाम 5 बजे बगैर किसी ताहीर से जारी रहा था। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 5 बजे के बाद जो गिनती का अमल शुरू हुआ और अभी तक जो है वो 5 जो पोलिंग स्टेशन है उनका रिजल्ट आया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। डीपीओ सियालकोट जो फैसल शहजाद हैं वो खुद मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रहे थे ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। जी अच्छा उमर, ये बताइएगा कि पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग के दौरान जो है वो कारकुनान की जानिब से क्या एक्टिविटीज़ रहीं, कितना हल्ला गुल्ला रहा और उनकी क्या मसरूफियात थी, कितना जोश और जज्बा पाया जा रहा था उनमें? आज जनरल इलेक्शन की निस्बत जो है आज टर्न आउट जो है थोड़ा कम दिखाई दिया है, लेकिन दोनों जो सियासी जमातें जिसमें जो मुस्लिम लीग नून है और तहरीक इंसाफ है, इनके कारकुनान एक दो जगह पे आमने सामने भी हुए और अपने जो उन्होंने जो तराने थे वो भी लगाए और खूब जो है हिला गुल्ला किया। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो अभी तक जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो हिना अरशद वराइच है वो आगे जा रही हैं। ये सीट जो है उनके वालिद की वफात के बाद हाली हुई थी, जबकि उनके जो वालिद अरशद जवेद वराइच हैं जनरल इलेक्शन में उन्होंने 58,000 से ज़ायद वोट जो है वो हासिल किए थे और मुस्लिम लीग नून ने उनकी बेटी ये साबिक ज़िला कौंसल भी रह चुकी हैं, इनको मैदान में उतारा था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर, आपने हमें अपडेट किया। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि संभड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो मौसूल हो गए हैं। नून लीग के उम्मीदवार हिना अरशद 1956 वोट्स लेकर आगे हैं, जबकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात 733 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर बराजमान है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम का कहना है कि सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की जा रही है। 8 फरवरी को भी इस सीट पर पीटीआई की जीत हुई थी, आज भी बढ़तरी पीटीआई की है। हर पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया, हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया। पोलिंग स्टेशन 37 से पीटीआई के लोगों और एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पीटीआई के बयानात पर सोशल मीडिया पर जवाब। कहती हैं पीटीआई सर्कस वापस आ चुका है, वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। जब हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ ना हो तब आप ज़ोर ज़ोर से चीखते चलाते हैं। शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा पर पहुंच चुकी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पीटीआई के बयानात पर सोशल मीडिया पर जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि पीटीआई सर्कस वापस आ चुका है। मनावा मवेशी मंडी में बच्चों ने अपने पसंद के बैलों का जोड़ा शेरू और सुल्तान वालिदैन से जिद करके खरीद लिया है। बच्चों का कहना है कि इनको घर ले जाकर खूब खिदमत करेंगे और फिर सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। मज़ीद बच्चों का क्या कहना है जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। बताइएगा सामिया।
देखिए जी, आज इतवार का रोज़ है और लाहौर की मवेशी मंडियों में रौनकें जो हैं बहाल हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं इस वक्त मनावा की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम देख रहे हैं ख़रीदारी जो है वो तेज़ी से जारी है। बिल्कुल इसी तरह बच्चों ने अपने पसंद के 2 बैल शेरू और सुल्तान जो हैं वो ख़रीद लिए हैं। हम मज़ीद बच्चों से जानते हैं कि कितने एक्साइटेड। मुझे बताएं, आपने अपनी पसंद के जानवर जो हैं ख़रीद लिए हैं, क्या इरादे, घर लेके जाएंगे, खूब खिलाएंगे पिलाएंगे? खूब खिदमत करेंगे, खूब खिलाएंगे, खूब पिलाएंगे। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो तैयार है सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए और साथ ही साथ अपने जानवरों की खिदमत करने के लिए भी। सर मुझे बताइएगा, आपने ख़रीद लिए हैं, कितने की डिमांड थी और कितने में ख़रीदे आपने? ये 3 लाख की इसकी डिमांड थी, ठीक है जी। ये हमने 260 में ख़रीदा है, ठीक है। इसकी 2.5 की डिमांड थी, लेकिन ये हमने 228 में ख़रीदा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ख़रीदारों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत रेट तो बहुत आए हैं, लेकिन बच्चों की खुशी इस वक्त दीदनी है, क्योंकि बच्चों ने जो है बड़ी शौक से अपनी पसंद के जानवर ख़रीदे हैं और पूरी तरह तैयार है कि इनको घर लेके जाएंगे, इनकी खिदमत करेंगे और उसके बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। जी, ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी अहम मरहले में दाखिल हो गई है। शहरियों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव जारी है। मज़ीद सूरत हाल बताएंगी रुताबा रूस। बिल्कुल, जैसे जैसे ईद उल अज़हा के दिन करीब आ रहे हैं, कराची वालों की जो है वो तलाश जारी है। मनपसंद जानवर की सभी को तलाश है और इस दौड़ में बच्चे भी किसी से पीछे नहीं हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि फैमिलीज़ के साथ जो है वो बच्चे भी आए हुए हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें जो है वो किस तरह का जानवर चाहिए और अब तक जो है वो कितनी कामयाबी हासिल हुई। वाइट कलर का जानवर लेके आया तो हमने बाबा के साथ हर साल को, और अब तक सिर्फ 12-13 देखे हैं। इधर के रेट बहुत हाई। मैं अपने बाबा के साथ यहाँ पर बकरा लेने आया हूँ, उसका रंग सफ़ेद होगा। बिल्कुल, बच्चों का कहना यह है कि वालिदैन के साथ अपनी पसंद का जानवर ख़रीदने आए हैं। बहुत सारे जानवर देखे हैं, लेकिन अभी भी ये तलाश जो है वो जारी है। किसी को यहाँ पर तलाश है सफ़ेद रंग के बकरे की, तो कोई अपनी मनपसंद गाय ढूंढने में मसरूफ़ है। बच्चों में हर एक की यही कोशिश होती है कि उसका जानवर जो है वो दूसरे से ज़्यादा अच्छा हो। जी, और छुट्टी के रोज कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए पेशावर की मंडियों में भी रश लग गया है। भाव-ताव का सिलसिला भी जारी है। निर्ख ज्यादा होने पर शहरी नाला नजर आते हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शहजादा फाहद से, जो कि इस वक्त रिंग रोड मंडी में मौजूद हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी हैं और जो ख़रीदारी है वो उरूज पर है। मैं इस वक्त पेशावर की रिंग रोड मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक व्यापारी शहरी के साथ भाव ताव कर रहा है। इतवार का दिन है, मंडी में काफ़ी रश है। व्यापारी से पूछते हैं वो इस जानवर के कितने पैसे डिमांड कर रहे हैं। जी, इस जानवर की नस्ल क्या है और इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? जी भाई, नस्ल से तो ये पंजाबी नस्ल है और इसका डिमांड जो है ना हम 3,60,000 करते हैं। 3,60,000? जी, 3,60,000 आप डिमांड कर रहे हैं। आप खरीदार हैं। क्या ये 3,60,000 रुपए पे है और आप क्या सोचे हैं इसकी खरीदारी की? बात असल में सर जी कुछ इस तरह है कि पिछले साल जो हम मतलब कि अंदाज़ा लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से तकरीबन 80-90 हज़ार महंगा बोल रहे हैं। 80-90 हज़ार रुपए महंगा। आपकी कितनी इस पे डिमांड इसकी? 3,60,000 है। आप कितना देना? हम इसको तकरीबन 2.5 लाख तक दे देंगे। 2.5 लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए में आप दे देंगे इसे? नहीं, इस भाई ने जो बताया ना, इसमें मुझे बहुत नुकसान होता है। जैसा कि भाव ताव का सिलसिला जारी है, पेशावर में तकरीबन 11 मंडियां सजी हैं, जहां पर इस वक्त ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो उरूज पर है। जी, जमात इस्लामी के तहत हैदराबाद में इसराइल इंडिया मुर्दाबाद जलसा जारी है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कि जंग बंदी का ऐलान हो जाएगा, लेकिन फिर ये हुआ कि एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप भत्ता वसूल करने आया था। किसी से 600 अरब, किसी से 400 अरब, किसी से 150 अरब डॉलर का भत्ता वसूल करके वापस चला गया। और इन मुस्लिम हुक्मरानों को ये जुर्रत भी नहीं होती कि वो फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ सकें, जिनके बिल्कुल करीब हम देख रहे हैं कि तबाहकारियां हो रही हैं। इसलिए ये 57-58 मुस्लिम हुक्मरान ये इस कत्लेआम में इसलिए शरीक हैं कि ये खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। ओआईसी का इजलास होता है, करारदाद मजम्मत पेश होती है और बात खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब पाकिस्तान को अपना कायदाना किरदार अदा करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी फौजी ताकत को भी मनवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक मर्तबा फिर उभर कर दुनिया के सामने आया है और
اور اگر کوئی مایوسی یہاں موجود تھی, کوئی پریشانی یہاں موجود تھی اور انڈیا کے حوالے سے یہ بات تھی کہ وہ کوئی بہت طاقتور ملک ہے, اس کی ٹیکنالوجی زیادہ ہے, اس کے پاس طیارے بھی زیادہ ہیں اور وہ آئی ٹی میں بھی ہم سے آگے ہے, تو شاید ہم انڈیا سے کبھی لڑ نہ سکیں. اور جو گزشتہ عرصے میں جو گیدڑ قسم کے حکمران بھی ہم پر حکومت کرتے رہے ہیں اور انہوں نے بھی, اور پچھلے آرمی چیف نے بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم لڑ نہیں سکتے, ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے اور ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن جب بھارت نے ہرزہ سرائی کی, بھارت نے فالس فلیگ اپ کیا, بھارت نے ہماری مسجدوں کو ہدف بنایا, ہمارے سویلینز پر حملہ کیا, تو پھر الحمدللہ ہم نے بھی دندان شکن جواب دیا ہے. انہوں نے ڈرون بھیجے, ہم نے وہ گرائے ہیں, انہوں نے طیارے بھیجے, ہم نے وہ گرائے ہیں, اور انہوں نے جب میزائل سے حملہ کیا ہے تو اس کے جواب میں جو حملہ ہوا ہے تو بھارت سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا ہے. اس وقت بھارت میں سب سے زیادہ یہ موضوع بحث ہے کہ مودی نے تو بھارت کا سارا غرور اور سارا ناز اور سارا تکبر وہ پاش کر دیا ہے. اس کی اس تالے آزمائی کی وجہ سے, اس کے اس ہندوتوا کے خواب کی وجہ سے خود ہندوستان میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ ہندوستان کی اب حیثیت پوری دنیا کے سامنے ختم ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان ایک مرتبہ پھر ابھر کر سامنے آیا ہے. پاکستان کی فوجی طاقت بھی, پاکستان کی فضائی طاقت بھی, پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی بھی, اور پاکستان میں جو نوجوان 24-25 سال کے نوجوانوں نے بھارت جیسے ملک کو سائبر اٹیک کا نشانہ بنا کر ان کے پورے سسٹم کو جام کر دیا, یہ پاکستان کی اسٹرینتھ ہے, یہ ہماری طاقت ہے. لیکن یہ طاقت صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے, جتانے کے لیے نہیں ہے اور صرف جشن منانے کے لیے نہیں ہے. اب اس طاقت کا جو دو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک کشمیر کی آزادی کے لیے پیش رفت کی جائے اور دوسرا فلسطین کی آزادی کے لیے پیش رفت کی جائے. کشمیر میں 1 لاکھ سے زائد مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں. کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی مودی نے اس کو ختم کیا ہے. آئین کی آرٹیکل جو ان کی 370 اور 35A تھا اس کو ختم کیا ہے. بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, جس کے نتیجے میں مودی طاقتور ہوتا چلا گیا. لیکن اب وہ قصہ پارینہ بن چکا ہے. اب حکومت کو آگے بڑھنا پڑے گا, بھارت کو بے نقاب کرنا پڑے گا اور کوئی مذاکرات قابل قبول نہیں ہے سوائے اس کے کہ کشمیر پر بات کی جائے گی. اور کشمیر پہ بھی جو بات کی جائے گی وہ بات یہ ہوگی کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہاں پر انہیں حق خود ارادیت ملنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی امن مذاکرات نہیں کرنے, کوئی تجارت کے مذاکرات نہیں کرنے. کشمیریوں کے حق کی بات کرنی ہے اور اسی طرح سے اپنے پانی کی بات کرنی ہے. پانی تو بھارت کو ویسے ہی کھولنا پڑے گا. اصل چیز کشمیریوں کی قربانیاں ہیں, ان قربانیاں کا سودا نہیں کرنے دیں گے. اس لیے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ بہت جشن منا لیا, اب کشمیر کے مسئلے کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھو اور ساتھ ساتھ اس وقت جو مسئلہ فلسطین کا موجود ہے اور مسلم حکمرانوں کی بے حسی بھی موجود ہے تو پاکستان لیڈنگ رول ادا کرے. پاکستان کا وزیر اعظم تمام مسلم ممالک کے سربراہان کا اجلاس بلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی سربراہان کا اجلاس بھی بلایا جائے. اسی طرح وہ سارے ممالک جو اس وقت بالآخر اسرائیل کے خلاف ایک موقف رکھتے ہیں, ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ کو جس نے اسے بے نقاب کر دیا اسرائیل کو اور عالمی عدالت نے اسے مجرم قرار دلوایا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی.